अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। चलें जी, आज बहुत सारे लोगों के लिए एक दिल की धड़कनें रुकी हुई थी। बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जी आज ये हो जाएगा। मैं खुद परेशान था कि आज जिस तरह नीदरलैंड के ओपनर्स ने आगाज लिया था और जिस तरह की कंडीशंस थी और जिस तरह का वहां पर चेस का रिकॉर्ड है, तो लग रहा था कि आराम से नीदरलैंड कम से कम टफ टाइम जरूर देगा, मैच बहुत सख्त हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है और 0.7 का नेट रन रेट भी हासिल कर लिया है, जिसका पाकिस्तान को आगे चलकर फायदा होगा। लेकिन आज के अगर मैच के लिहाज से बात करें तो हारिस रऊफ ने और हसन अली ने दोनों ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया, शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई है। मेरे ख्याल में हसन अली, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे, किसी हद तक आज वो पुरएतमाद दिखाई दिए। आज पहली विकेट भी हासिल की और बाद में भी अच्छी बॉलिंग कराते हुए दिखाई दिए। उनका जो सबसे अहम जो चीज थी, जो इकोनॉमी रेट था, वो इंतहाई शानदार था, अंडर कंट्रोल रहा। हालांकि जब आपके दोबारा ऐसा टारगेट होता है या इस तरह की कंडीशंस होती हैं जहां पर गेंद ग्रिप नहीं हो रही होती है, तो रन्स करना ज्यादा आसान होता है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन इसके बावजूद 4.71 का इकोनॉमी रेट रहा और उससे कहीं ज्यादा अहम किरदार अदा किया इकोनॉमी रेट के लिहाज से मोहम्मद नवाज ने। लेकिन शादाब खान के हवाले से जो परेशानी है वो बहरहाल अपनी जगह है। आज भी लगभग वो 5.5 रन फी ओवर से ज्यादा रन रेट के साथ रन देते हुए दिखाई दिए। एक विकेट जरूर हासिल की, लेकिन उनको अभी भी लेन और लेंथ के लिहाज से मेरे ख्याल में जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे भी अगर आज देखा जाए तो पाकिस्तान की जो खामी है वो बॉलिंग के लिहाज से आप ओवरऑल नहीं कह सकते। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग कराई। गो के जो शुरू के 10 ओवर थे उसमें पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की, वो खिलाफ तवक्को थी। लग ऐसे रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी उनको कच्चा चबा जाएंगे, क्योंकि जो नीदरलैंड के बैट्समैन हैं उनका एक्सपोजर इतना बड़ा नहीं है और जिस तरह की कारकर्दगी पावर प्ले में दिखाते आ रहे हैं शाहीन अफरीदी, उसको देखकर तो यही लगता था। लेकिन इस हवाले से थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई है मुझे कि उस तरह का खेल पेश नहीं किया जा सका। लेकिन आज के मैच में अब पाकिस्तान टीम के लिए जो सीखने की चीजें हैं, यहाँ पर खामियां जरूर हुई हैं। सबसे जो अहम चीजें हमारी ओपनिंग है। यहाँ एक तो होता है कि आपका आउट ऑफ फॉर्म होना, एक होता है डर डर के खेलना कि अगले बॉलर्स को अपने ऊपर हावी कर देना। और यही चीज आज पाकिस्तान के तीनों टॉप ऑर्डर्स ने की है। इवन के बाबर आजम, एक आम जो बॉलर है आर्यन दत्त, उनके खिलाफ खेलते हुए इतनी जद्दोजहद कर रहे थे। और सेम यही इमाम उल हक के साथ पेश आ रहा था, यही कुछ फखर जमान के साथ मसला पेश आ रहा था। अगर आप एसोसिएट टीम के एक ऐसे बॉलर के खिलाफ जिसका कोई बड़ा नाम नहीं है, जिसको अभी एक्सपोजर उतना नहीं है, उसके खिलाफ इतनी जद्दोजहद करोगे, तो कल जब आपकी बड़ी टीमों के खिलाफ मैच होगा, कुलदीप यादव के खिलाफ आपको खेलना पड़ेगा, राशिद खान के खिलाफ खेलना पड़ेगा, जब आप बड़े स्पिनर्स के खिलाफ खेलेंगे तो फिर आपकी जो हालत होगी वो क्या होगी। ये आज के मैच में पाकिस्तान के शायकीन के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है वो यही है। तो बहरहाल आज के मैच में इस हवाले से किसी हद तक कहा जा सकता है कि अच्छी चीज ये हुई है कि पाकिस्तान टीम ने इस मैच में कामयाबी हासिल की है और 205 रन पर ऑल आउट किया नीदरलैंड की टीम को और 81 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। आज के मैच में जो अब पाकिस्तान को अब अगले मैच में जो कि श्रीलंका के साथ अगला मैच है, उससे पहले क्या अपनी गेम प्लान क्या चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया। फखर जमान, यार माफ कर दो हमें, खुदा के लिए आपको बाबर आजम ने ड्रॉप नहीं करना। मैं भी नहीं कह रहा कि आप उसको ड्रॉप किया जाए, लेकिन कुछ मैचों के लिए खुदा के लिए हमें आराम दे दो यार। इतनी ज्यादा जो आप खुद ही कह दो कि मुझे भाई नहीं खेलना, मुझे आराम करना है, तो शायद जाकर आपको टीम मैनेजमेंट आराम दे, वरना तो उन्होंने आपको खिलाना ही खिलाना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि आपने उनको याद है कि साल के शुरू में आपने 3 सेंचुरियां की थी, अब उन 3 सेंचुरियों को लेकर बैठ गए हैं। जब आप बुरी फॉर्म में होते हो, आप उनको बराबर मौके देते रहते हो, तो आपकी फॉर्म बेहतर होने के बजाय आपका एतमाद मजीद खराब होता है, आपकी फॉर्म मजीद खराब होती है। आपको याद होगा जब विराट कोहली, अब ऐसा भी नहीं है कि फखर जमान अकेला खिलाड़ी है जिसके ऊपर बैड पैच आया है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, विराट कोहली, तेंदुलकर, लारा, सईद अनवर, इंजमाम, सबके ऊपर इस तरह की कंडीशंस आ चुकी हैं। वर्ल्ड कप का 2003 का वर्ल्ड कप, जो कि इंजमाम उल हक ने सिर्फ 19 रन बनाए थे 5 मैचों में,
तो ऐसा भी होता है। लेकिन अब को जब आप इस तरह की कंडीशंस में आते हो तो आपको रेस्ट चाहिए होता है, आपको थोड़ा रीथिंक करना होता है खुद को, आपको नेट पर ज्यादा टाइम लगाना होता है, आपको एतमाद गेन करना होता है, फिर जाकर आपको मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मौके देकर आप फखर जमान को एतमाद देने के बजाय उनका मेरे ख्याल में एतमाद अब ज्यादा खराब हो रहा है। वो आते ही वो परेशान होते हैं। आज जो पहली गेंद खेली आर्यन दास की, अलग ऐसे रहा था कि उनको गेंद समझ नहीं आई इतनी, और एज निकलते निकलते बचा। तो इस तरह की कंडीशन जब होती हैं तो फिर खिलाड़ी को आराम दिया जाता है, खिलाड़ी को कहा जाता है कि भाई आप थोड़ा आराम कर लें। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के पास कोई मुतबादिल ओपनर भी नहीं है, और ना ही हमने शायद तैयार किया है। शान मसूद को मौके दिए, नाकाम हो गए, अब्दुल्ला शफी को मौके दिए, नाकाम हो गए। तो अब फिर पाकिस्तान के पास चांस क्या है? क्या अब्दुल्ला शफी के साथ जाया जाए जो कि 8 जो फर्स्ट क्लास अपना ए क्लास मैचेस या वनडे इंटरनेशनल मैचेस में सिर्फ एक 50 कर सका है, उसका भी हाल इनसे भी बुरा है, फखर जमान से भी बुरा है। अब मुकाबला है कि कौन सबसे ज्यादा बुरा है, उसको निकालें। तो पाकिस्तान की जो ओपनिंग की सूरत हाल है बहुत गंभीर है। अब अल्लाह अल्लाह करके मोहम्मद रिजवान मिडिल ऑर्डर में चलना शुरू हो गए हैं, वरना तो मिडिल ऑर्डर में वो मुसलसल जदोजहद कर रहे थे। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या T20 फॉर्मेट की तरह मोहम्मद रिजवान को बतौर ओपनर आजमाया जाए और कुछ चेंज किया जाए। अगर देखा जाए सऊद शकील ने आज गेम अच्छा पेश किया, लेकिन सलमान अली आगा की क्या फिर जगह बन सकेगी, किस तरह की सेटिंग बननी करनी पड़ेगी। तो मुझे तो लगता है अगर कोई बोल्ड कैप्टन होता तो उसको बड़ा फैसला लेना होता, तो वो फखर जमान को ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफी को भी ड्रॉप करता, अब्दुल्ला शफी को भी ना खिलाता, वो भी जदोजहद कर रहा है। आपके ऐसा नहीं हो सकता कि आपके तीनों ओपनर्स जदोजहद कर रहे हों और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में आप हर मैच में उनको मौके दिए जा रहे हों। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका हर मैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने नेट रन रेट की बुनियाद पर, पॉइंट्स की बुनियाद पर सेमीफाइनल में खेलना है। ये ग्रुप मरहला नहीं है, सुपर 8 नहीं है, सुपर 6 नहीं है। तो आपके लिए कोई मैच भी ऐसा नहीं है जिसको आप इजी कर सकते हो। तो किसी को ये वो टाइम होता है जब आप खेल रहे होते हो नीचे की लेवल पर, फिर आपको ग्रुप लेवल पे कोई एक दो आसान मैच मिल जाते हैं, जीते या हारें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जाकर आप खिलाड़ी को एतमाद गेन करने के लिए दे सकते हो। या वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज होती तो सीरीज में तो खैर एतमाद देने की कोशिश की है, वो एतमाद नहीं आ रहा तो क्या करें। तो अब मेरे ख्याल में रिजवान के साथ ओपनर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैनेजमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन रहा नहीं है। अब्दुल्ला शफीक नाकाम हो रहे हैं, फखर जमान नाकाम हो रहे हैं, इमामुल हक नाकाम हो रहे हैं। तो फिर देखना ये होगा कि 2 से 3 मैचेस के बाद दोबारा अगर इनमें से किसी को मौका दिया जाता है तो उसकी कारकर्दगी क्या रहती है। लेकिन आज की जो प्लेइंग 11 रही है, मेरे ख्याल में ये तो अपने को मैंने 3 से 4 दिन पहले बता दी थी कि पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 यही है, और वही जो मैंने 3 दिन पहले आपके साथ शेयर की थी वही आज खेली है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें कम से कम ओपनिंग के हवाले से चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर ओपनिंग जोड़ी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएगी, पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और यही चीज़ है जिसके बारे में हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि हमारी जो खिलाड़ी को एतमाद देना अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप एतमाद देने के लिए आप अपना उसका एतमाद मजीद ख़राब कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। अब इसमें पाकिस्तान की मैनेजमेंट का भी कसूर है कि पिछले 2-3 सालों में कोई मुतबादिल ओपनर भी तैयार नहीं किया। इमामुल हक और फखर जमान की कारकर्दगी अच्छी जा रही थी, लेकिन रोटेशन पॉलिसी के तहत किसी और ओपनर को आजमाया नहीं गया। शान मसूद को न्यूजीलैंड के खिलाफ आजमाया गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। तो इस तरह अब्दुल्ला शफीक ये 2-3 तजर्बे जरूर किए गए लेकिन नाकाम रहे। तो शायद इसलिए जो है टीम मैनेजमेंट भी ज्यादा कसूरवार नहीं है। दो कोशिशें उन्होंने जरूर की लेकिन दोनों में नाकामी हुई। तो अब पाकिस्तान के लिए जो अगला मैच है बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को भी हरा दिया तो फिर पाकिस्तान का जो एतमाद है दोबारा बहाल होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आज एक फतह मिली है, गो के इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने 286 रन किए हैं, वो ये 286 वाली पिच थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो नेदरलैंड के बल्लेबाज शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली के खिलाफ उससे ज्यादा रन रेट के साथ रन कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के टॉप 3 बल्लेबाज नेदरलैंड के एक औसत लेवल के एवरेज लेवल के बॉलर के खिलाफ कर रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो पिच थी यहाँ पर रन ज्यादा किए जा सकते थे। पाकिस्तान के बैटर्स ने मौका गंवाया और यही चीज अब पाकिस्तान को आगे करनी चाहिए। खासतौर पर यहाँ पर बाबर आजम को भी अपना किरदार देखना होगा
कि जब उतने प्रेशर में क्यों आ जाते हैं। अगर विकेट गिरती है तो विकेट, तो अगर आप भी रोकना शुरू करोगे, गेंद को 18 गेंदें खेलकर 5 रन करोगे, तो अगली जो टीम है, अगले जो बॉलर्स हैं, वो तो आपके ऊपर हावी होंगे ही होंगे। आप अपने खिलाफ उन बॉलर्स को खुद हावी कर रहे होते हैं, और यही चीज पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। बाबर आजम के बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होंगे, एक तो आज वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके, अब उनके पास आखिरी मौका रह गया है कि श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच में लाजमी उन्हें सेंचुरी करनी है। फिर जाकर वो तेज तरीन 20-50 सेंचुरियों का जो रिकॉर्ड है हाशिम आमला का, वो तोड़ सकेंगे। लेकिन रिकॉर्ड के अलावा जो चीज है, बाबर आजम को कम से कम रोटेट करना चाहिए, सिंगल डबल लेने चाहिए शुरू से, ताकि जो प्रेशर है वो खत्म हो सके। लेकिन ऑलरेडी फखर जमान और इमाम उल हक इतना अगले बॉलर को हावी कर देते हैं, उनका एतमाद इतना बढ़ा देते हैं। ऊपर से अगर बाबर आजम भी उसी अंदाज से खेलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान टीम के लिए परेशानी परेशानी होगी, क्योंकि ये तो एक छोटी टीम थी। जब आप बड़ी बॉलिंग लाइन के खिलाफ खेलोगे तो वो आपको इतना आसानी से रन नहीं करने देंगे, जिस तरह आज बाद में रिजवान ने या सऊद शकील ने किए, बाद में नवाज ने और शादाब खान ने किए, फिर वो आपकी विकेटें भी हासिल करेंगे। विकेटें तो खैर आज नीदरलैंड के खिलाड़ियों ने भी हासिल की है। अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की विकेटें जब एक गिरती है तो फिर बाकी बोलते हैं यार हमारी आइसक्रीम पिघल रही है, हम भी आ रहे हैं। हमें वो ये ना हो कि भाई पता नहीं इसका क्या जल्दी होती है कि वॉशरूम जाना होता है, उन्हें क्या मसला होता है कि एक विकेट गिरने की देर है। पाकिस्तान की पहली 3 विकेटें आपने देख लें, फौरी गिरी है। 38 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई। फिर सऊद शकील ने, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, पाकिस्तान का स्कोर 188 तक ले गए। लेकिन जैसे ही विकेट गिरी 182 तक ले गए, लेकिन जैसे विकेट गिरी फिर लैंड लगना शुरू हो गई। तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि अपने प्लेयर्स को, अपने खासतौर पर बैटर्स को हौसला दें और इस तरह की कंडीशंस में खुद को हम आहंग करना सीखें, बड़ी कारकर्दगी दिखाना सीखें। नैदर और अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान का ये जो मैच था एक छोटी टीम के खिलाफ था, वरना वर्ल्ड कप का जो आगाज होता है पाकिस्तान टीम के लिए हमेशा ही ऐसा रहता है कि 2015 का वर्ल्ड कप देख लें, 2019 का देख लें, पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। आखिरी 4 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 5 में 4 बार, 5 वर्ल्ड कप जो गुजरे हैं आखिरी, उनमें से 4 बार पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त हुई है। तो आज तो खतरा एक बार फिर पैदा हो गया था कि कहीं जो तारीख है खुद को एक बार फिर ना दोहरा दे, कहीं फिर अपसेट ना हो जाए। लेकिन बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम जिस तरह गलत टाइम पर पाकिस्तान के ओपनर्स, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन आउट ऑफ फॉर्म हुई है, अब सही टाइम पर फॉर्म में आ जाएं तो यही फिर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा और पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह आगे बढ़ने में कामयाब रहेगी।